तो लास्ट क्लास में हमने कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की बात करी थी। हमने ये कहा था कि कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ा देते हो तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाती है, और दोनों उसकी हमने वजह पढ़ी थी। कंडक्टिविटी की वजह यह थी कि नंबर ऑफ आयंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ले जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं, सॉरी कंडक्टिविटी में बढ़ जाते हैं, इसलिए आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर हमने पढ़ा मोलर कंडक्टिविटी में दो बातें करते हैं। एक होता है आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसमें अगर कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ अपोजिट आयन दैट कैन अट्रैक्ट ईच अदर, तो उनकी संख्या बढ़ जाने की वजह से आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस का उतना इंपैक्ट नहीं आता जितना डाइल्यूशन का आ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है, जिससे नंबर ऑफ आयन ही कम हो जाते हैं। अब नंबर ऑफ आयन ही कम हो गए तो कंसंट्रेशन भी उसकी कम हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन आता है, उसके लिए आपके पास ये हाइपरबोला कर्व आता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वाई इंटरसेप्ट डाल करके आप ये पता कर सकते हो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मैक्सिमम कंडक्टिविटी, सॉरी मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी कितनी थी, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी थी। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा करना संभव नहीं है। इसीलिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम जिस लॉ को यूज करते हैं, कॉलरॉश लॉ। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉलरॉश लॉ। हेडिंग डालिए, कॉलरॉश लॉ। क्या कहता है ये कहता है कि अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट है कोई AB और आपने इसको आयनाइज करा A प्लस बी माइनस बना दिया, तो जो कंडक्टिविटी आएगी, मोलर कंडक्टिविटी जो आएगी, कब? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कॉलरॉश लॉ कब दिया गया था? फॉर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कहता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी आएगी उसमें इन दोनों की भागीदारी होगी, और जितना ये कंट्रीब्यूट करेगा उसका बी जितना कंट्रीब्यूट करेगा उससे कोई लेना देना नहीं है। डिपेंड करता है कि अगर ये एक्स है ये वाई है तो इसके एक्स आयन मिलेंगे, इसके वाई आयन मिलेंगे, तो उस हिसाब से इसकी कंडक्टिविटी आती है। पहले लिख लीजिए आप, द लॉ स्टेट्स दैट the law states that at infinite dilution when dissociation is complete, each ion makes a definite contribution towards the molar conductivity of electrolyte, irrespective of nature of other ion, with which it is associated। मतलब, और उसने एक इक्वेशन दे दी। इक्वेशन देखने में बड़ी गंदी सी लगती है कुछ भी नहीं। कहता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी आती है वो V प्लस लैम्डा नोड प्लस V माइनस लैम्डा नोड माइनस। अब ये V लैम्डा ये क्या है? कुछ भी नहीं है। ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसके कई सारे नाम हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, या मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। V प्लस क्या है? नंबर ऑफ कैटायन। लैम्डा प्लस क्या है? वही पाई एम, है ना। लिमिटिंग
मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, ये क्या है? नंबर ऑफ एनायन। ये क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए साहब, क्वेश्चन लिखना। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड NaI है ना, सोडियम आयोडाइड, कोमा सोडियम एसीटेट, सोडियम आयोडाइड, सोडियम एसीटेट, कोमा मैग्नीशियम एसीटेट, मैग्नीशियम एसीटेट आर 12.69, 12.69, 9.10, 18.78 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम आयोडाइड, ऑफ मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या चीज है, क्या चीज पूछता है ये? आपको इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे दी, उसकी दे दी, और ये दुनिया भर की बातें करता है। तो इसमें से एक रिएक्शन बनानी है आपको। वो रिएक्शन ऐसी बननी चाहिए कि उसमें मैग्नीशियम आयोडाइड आना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूं। मैंने कहा यार अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन करा दूं तो मैंने कहा करा दो। सोडियम आयोडाइड, सोडियम एसीटेट, ये इससे रिएक्शन कर लेगा, ये इससे रिएक्शन कर देगा, बन जाएगा सोडियम आयोडाइड प्लस सोडियम एसीटेट, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका तो क्या ही करूंगा, इसमें मैग्नीशियम आया ही नहीं है। तो मैंने ठीक है इसकी उससे करा दो, करा के देख लेते हैं। सोडियम आयोडाइड प्लस मैग्नीशियम एसीटेट, रिएक्शन करा दो। मैग्नीशियम आयोडाइड प्लस सोडियम एसीटेट, बैलेंस कर दो इसको। मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है, तो ये हो गई बैलेंस। बैलेंस करनी जरूरी है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी, मतलब आपने यही पढ़ा था ना, V प्लस लैम्डा प्लस V माइनस लैम्डा माइनस, ये क्या है? नंबर ऑफ आयन। कितने हैं? 2, मल्टीप्लाइड बाय सोडियम आयोडाइड की मोलर कंडक्टिविटी 12.69 प्लस मैग्नीशियम एसीटेट, वो रहा, कितना है? 1, तो 18.78 इज इक्वल टू, मैग्नीशियम आयोडाइड को यहां पे MgI2 कर लेना है ना। मैग्नीशियम आयोडाइड की हमें निकालनी है, तो इसको मैं कर देता हूं पाई m नोट, मुझे निकालना है, प्लस 2 और सोडियम एसीटेट का 9.10। बस अब इसको सोल्व कर लो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक रिएक्शन बनानी हुई है गिवन डेटा से, जिसमें जो आपको चाहिए वो मिल जाना चाहिए, और उसी हिसाब से आपको ये रिएक्शन लिख देनी है। चलिए फिर एक बार आप ट्राई कीजिए, क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of barium hydroxide
बेरियम हाइड्रोक्साइड कॉमा बेरियम क्लोराइड and ammonium chloride are 5 to 5.23 5 to 5.23 280 280 and 129.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसका आंसर आना चाहिए आपके पास 251.45 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। घर पे ट्राई कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, ये टुच्चे मुच्चे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। चलिए साहब, हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका फॉर्मूला दिया जाता है लैम्डा इज इक्वल टू पाई सी अपॉन पाई नोट। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये होता है। इसमें अल्फा क्या है? अल्फा वही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का तो 100% मांगते हैं। ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। फिर सर से दोनों में अंतर क्या है? ये है एट गिवन कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन दिया गया है उस पर, और ये क्या है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। इनफाइनाइट डाइल्यूशन कि सर कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला याद कीजिए, पाई एम कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। यहां से आप पाई एम निकालेंगे कि सर ये कैसे निकालेंगे? मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो मेरा जवाब है, बताओ कैसे निकालते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो आप ये जो कर्व आता है, इस कर्व पे वाई इंटरसेप्ट निकाल दोगे, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे निकालोगे? कोलरॉश लॉ से। कि कोलरॉश लॉ से कैसे निकलता है? अभी तो पढ़ाई था हमने। ठीक है, कि भाई कितनी इसकी संख्या है? v प्लस लैम्डा नोड प्लस v माइनस लैम्डा नोड माइनस। इन दोनों से निकाल करके यहां रख देना, अल्फा निकल जाएगा। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा आपसे आयनाइजेशन कांस्टेंट भी पूछ सकता है। एक्स्ट्रा में अगर आप इसको बढ़ाओगे तो आयनाइजेशन कांस्टेंट पूछेगा, तो बोल देना कप्पा k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। इससे आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट भी निकल जाएगा 11th वाला। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन लिखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 molar acetic acid is 1.65 into 10 raised to the power -4 Simon per centimeter, and molar conductivity at infinite dilution is 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट नंबर 1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर 2 आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ट्राई कीजिए इसको। चलिए साहब, भाई अल्फा निकालना है, दैट इज पाई सी अपॉन पाई नोट। पाई सी कैसे निकलता है? वहां दे रखा है आपको पाई सी कैसे निकलता है। कप्पा 1000 अपॉन मोलैरिटी। कप्पा बोले तो कंडक्टिविटी। अच्छा देखो, क्वेश्चन पढ़ करके अगर आपको कोई टर्म समझ में नहीं आए तो यूनिट याद रखा कीजिए। यूनिट ही किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पहचान होती है। कप्पा का होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स,
और पाई की होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो इसमें यूनिट से अगर मैं, अच्छा इसमें तो लिखा ही है कि आपके पास कंडक्टिविटी दे दी है 1.65 इंटू 10⁻⁻⁴ और कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.01। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1.65 इंटू 10⁻, जो मेरे पास डेटा है उस हिसाब से आ जाएगा 16.5। और पाई नोड निकलेगा कोलरॉस लॉ से, बट इसने मुझे लग रहा है डायरेक्ट ही दे दिया है, इसने डायरेक्ट ही दे दिया है, डायरेक्ट दे दिया तो इसको रख दो 3, ये पाई निकला है, सॉरी ये पाई सी निकला है ना। तो पाई नोट गिवन है आपको 390 है ना, हाँ, दोनों की वैल्यू रख दो तो अल्फा आपका अपने आप आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। परसेंटेज निकालना है तो 4.23% आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अब आपसे बोलता है आयनाइजेशन कांस्टेंट एसिड का सी अल्फा स्क्वायर, सी आपको दे दिया 0.01, अल्फा 0.0423 का स्क्वायर, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड हो जाएगा। ये कैसे निकलता है पिछली क्लास में बता चुका हूं, है ना। रियल में ये फॉर्मूला होगा सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, है ना, बट हम अल्फा को नेग्लिजिबल मान लेते हैं तो ये नेग्लेक्ट कर देते हैं। और मेरे डेटा के अकॉर्डिंग के ए मेरे पास आ जाएगा 1.79 10⁻⁻5। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है पहला सेक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। यहां तक ये एक पार्ट है जिसमें हमने कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, हटा रहा हूं इसको मैं, है ना। और ये तो कोई कोलरॉस लॉ तो बड़ी इजी चीज होती है, क्वेश्चन भी सिंपल, प्लस माइनस कर दो काम खत्म, निकल जाता है। कुछ बातें पूछते हैं, ठीक है, समझना बेसिक सही है उस टॉपिक के लिए। 1 एटम ऑफ सोडियम प्लस, कितना चार्ज है इस पे, +1। क्या बोलूं इसके आगे, यूनिट क्या लिखूं, तो कूलम लिख लूंगा यहां पे, हाँ भाई, है ना। 1 आयन ऑफ सोडियम प्लस, कितना चार्ज है इस पे, तो आंसर है ये रहा। ये गलत होता है, जब आप सोडियम +1 बोलते हो तो हम बोलते हैं इतना चार्ज है, और इसको कई बार हम +1 यूनिट कह देते हैं। +1 यूनिट चार्ज का मतलब यही होता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस में। अगर मैं बोलूं 1 आयन ऑफ क्लोराइड है तो आप बोलोगे इस पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। इसको आप शॉर्ट में -1 यूनिट कह देते हो, और हम कह देते हैं सोडियम पे +1 चार्ज है। +1 क्या रिप्रेजेंट करता है, +1 रिप्रेजेंट करता है कि प्लस में चार्ज होगा जितना उतना की इलेक्ट्रॉन पर है ना, उसको बताता है। तो पहली बात तो ये समझ लेना। दूसरी बात समझिए, अगर मैं बोलता हूं 1 आयन ऑफ कॉपर +2, तो इसके पास कितना चार्ज है, 2e के बराबर प्लस में, यानी कि +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये पहली बात है। दूसरी बात, मैं आपसे बोल दूं 1 मोल सोडियम आयन है, अब बताइए इस पे कितना चार्ज होगा। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि भाई एक पे होता है E, तो एवोगैड्रो नंबर हो गया Na, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यह आता है 96500 कूलम।
और एनसीईआरटी वाले ने इसको लिख रखा है 965400 कूलम, नहीं है ना, 96400 कूलम, बट आप लोग यही यूज करेंगे। और इसको आप कहते हो 1 फेराडे, फेराड नहीं फेराडे। तो एक आयन ऑफ सोडियम प्लस हैज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज एंड 1 मोल कर दूं इसको तो यह आ जाएगा 1 फेराडे, मतलब 96500 कूलम। ये बात याद रखने की है। वन आयन ऑफ कैल्शियम +2, तो आप बोलोगे 2e चार्ज है, यानी कि 2 इंटू 1.6 10 की पावर -19 कूलम। मैं बोल दूं 1 मोल ऑफ कैल्शियम +2, तो आप बोलोगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इंटू 96500 कूलम, यानी कि 2 फेराड। तो कैसे भी कर लो, ये याद होना चाहिए बॉक्सेस आपको। 1 मोल क्लोरीन माइनस 1 आयन ऑफ Cl माइनस ही चार्ज, यानी कि -1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब आप बोलते हो 1 मोल क्लोराइड आयन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी कि 1 इंटू 96500 कूलम, यानी कि माइनस में 96500 कूलम, यानी कि माइनस में 1 फेराड। ये था आपका बेसिक। बेसिक इसलिए क्योंकि क्वेश्चन जब आगे पूछता है ना वन लाइनर, तो उसमें बोल देगा आपके पास 1 मोल कॉपर +2 को इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने के लिए कितना चार्ज चाहिए। तो वो क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, हालांकि टुच्चे क्वेश्चन है, बट ये बेसिक पता होगा तो इजीली हो जाएगा। आइए हेडिंग डालिए। ये जो हम यूनिट यूज कर रहे हैं फेराडे, ये भी चार्ज की यूनिट है ना। तो लिखिए फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ लास्ट ईयर सिलेबस से ये कट गया था, 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना, उसमें फेराडेज लॉ हटा दिया था, तो इस बार मुझे पढ़ाना पड़ेगा। फेराडेज लॉ फेराडे ने 2 लॉ दिए, इलेक्ट्रोलिसिस के 2 लॉ दिए थे फेराडे ने, और दोनों ही इजी हैं और इजीली क्वेश्चन उससे हो जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से करोगे तो इजी हो जाएगा, जब समझोगे तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट समझने में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा खर्च होता है। तो लिखिए फर्स्ट लॉ, फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लिखिए इसमें द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, to the quantity of electricity, ब्रैकेट में लिखिए चार्ज, passed through the electrolytic solution। क्या कह रहा है ये कह रहा है, जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं, आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और इसमें 2 प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड आपने डाल दी है और आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना चाहते हैं, तो आपने इसमें लगा दिया। ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा एनोड, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये हो जाएगा कैथोड। जैसे कॉपर सल्फेट आयनाइज होगा 2 पार्ट में मिल जाएगा, कॉपर +2 और सल्फेट। ये +2 वाला नेगेटिव के पास जाएगा यहां पर, अगर ये एक आयन गया तो ये यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर बनाएगा और ये कॉपर यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन और गए तो ये रिएक्शन फिर से होगी, ये और ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे इस पर डिपोजिशन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो यहां पर जो मेटल डिपॉजिट हो रही है उसका अगर मैं वेट निकालूं, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज।
और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाया था जेड क्यू, और जेड क्या है? केमिकल इक्विवेलेंट। और इस जेड की वैल्यू होती है E अपॉन 96500। E क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। तो E कैसे निकालते हैं? E कैसे निकलता है? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, है ना, इस तरह से E निकलता है। तो ये वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, तो W हो जाएगा EQ 96500, और Q आपके पता ही है आपको, इधर I होता है Q/T, तो Q निकालना है तो I इंटू टी भी आप रख सकते हैं। तो W हो गया E अपॉन 96500 कूलम, या E इंटू IT 96500 कूलम। W क्या है? डिपॉजिटेड वेट ऑफ मेटल। किसमें? ग्राम में। केमिस्ट्री में ग्राम चलता है, सीजीएस चलता है। आइए इस पर एक छोटा सा नोट लिखा देता हूं, वन लाइनर क्वेश्चन इस पे बन जाता है। यही चीज है जो समझने की, जो मैं अब करा रहा हूं, है ना। अगर आप उसके करेंगे तो उससे भी आंसर निकल जाता है, बट बच्चे नहीं करते, बच्चे इसी से करते हैं, ठीक है। इफ Q इज इक्वल टू 1 फेराडे, मतलब 96500 कूलम, तब क्या होगा? W इज इक्वल टू E 96500 इंटू 96500, यानी कि W अपॉन E हो गया 1। हाँ भाई आर्यन, W/E को कोई नाम दे यार, इस पूरी टर्म को एक नाम दे। ग्राम इक्विवेलेंट होगा। यस, ग्राम इक्विवेलेंट, ये कहलाता है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम में वेट, याद करो मैंने ट्रिक बताई थी, ग्राम में वेट अपॉन, याद आई आर्यन, ये बताई थी वीडियो में। तो ये अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसकी वैल्यू आ रही है 1। क्या मतलब निकला? 1 फेराडे चार्ज कितना डिपोजिशन देगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मीन्स 1 फेराडे charge will deposit 1 gram equivalent of metal। खत्म। यही है मेन चीज। अगर ये याद है तो इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बट याद रखना, बच्चे सारे इसी से करते हैं, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाते नहीं, वो ग्राम इक्विवेलेंट में घुसते नहीं है। लिख लीजिए, फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फेराडेज second law of electrolysis statement लिख लीजिए। It states that when same quantity of electricity is passed through different electrolytic solutions connected in series, then weight of the substance produced or deposited at the electrode are directly proportional to their केमिकल इक्विवेलेंट वेट। ब्रैकेट में लिखना कैपिटल ई। कहता है कि आप डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लीजिए, ले लेते हैं। एक मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया जिंक सल्फेट का, एक लिया मैंने कॉपर सल्फेट, एक लिया मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट। ये मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिए डिफरेंट। इनमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। अब इलेक्ट्रिक करंट अगर मुझे सेम करनी है तो मैं इसमें करंट दे देता हूं। एक मैंने इलेक्ट्रोड ये लगाया, एक मैंने इलेक्ट्रोड ये लगाया, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया मैंने बैटरी से। एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया, और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने वायर से। कनेक्ट हो गए सीरीज में जाएंगे तो करंट सेम जाएगी। अब बात करते हैं इनका कितना डिपोजिशन होगा।
W इज इक्वल टू ई क्यू 96500, तो W बाई ई आई टी 96500। अगर आप ध्यान दें, आईटी लिख रहा हूं मैं, करंट सीरीज में सेम होती है, टाइम सबके लिए सेम चलेगा, ऐसा नहीं कि इसकी ये टाइम ट्रेवल कर जाएंगे, तो ये पूरा क्या जाता है कांस्टेंट, यानी कि W अपॉन Q ऑफ जिंक डिपॉजिटेड एट कैथोड विल बी इक्वल टू W अपॉन E ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड W अपॉन E ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड एट कैथोड विल बी सेम। और यहां से आप लॉ भी निकाल सकते हैं, W इज प्रोपोर्शनल टू E, सेकेंड लॉ। यही तो कहता है कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट होता है, सॉरी फ्लो करता है, तो जो यहां पर कैथोड पे डिपॉजिट होगा उसका मास उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वही हमारे पास निकल भी रहा है। बट आप याद ये करना, इन सबके लिए ग्राम इक्विवेलेंट बराबर आता है, डिपॉजिटेड ग्राम इक्विवेलेंट विल बी सेम फॉर ऑल। अब इस पर न्यूमेरिकल हम करेंगे, आप भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी में शायद सॉल्व एग्जांपल होंगे, आप उसको उठा के कर सकते हैं, बैक एक्सरसाइज से कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन हो भी जाएंगे। बट इसको मैं अपने लेवल पे न्यूमेरिकल से कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, लिख लीजिए इसको।